हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोग निदान के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निदान पंचक के बारे में। मैं निदान पंचक को एक आसान भाषा में बताऊंगा जो तुमको आसानी से समझ आ जाएगा। एक छोटी सी वीडियो को अगर तुम पूरा देख लिए तो एग्जाम के लिए तुम्हारा निदान पंचक तैयार हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रोग निदान की। रोग निदान का पूरा नाम क्या है? रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। रोग निदान बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से? रोग और निदान से। रोग किसको कहते हैं? आरूढ़ दत्त ने ये बोला कि रजंतिति रोग है, यानी कि जो पीड़ा या दुख उत्पन्न करे वह रोग है। जो पीड़ा या दुख उत्पन्न करे वही रोग है, ये यहाँ पे देखिए बताया गया है। उसके बाद निदान क्या होता है? जिससे व्याधि का पूर्णतः ज्ञान हो उसे निदान कहते हैं। मतलब जिससे ये पता चले कि इस डिजीज के पीछे क्या कारण है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निदान। उसको निदान बोलेंगे। उसके बाद इसकी विकृति क्या होती है और विज्ञान क्या होता है, ये देखेंगे। तो विकृति जब शरीर के दोष, धातु और मल में संतुलन नहीं होता है, मतलब वो असामान्य अवस्था में आ जाएंगे, सामान्य नहीं रहेंगे। या तो दोष बढ़ा रहेगा, या तो धातु कम होगा या बढ़ा रहेगा, या मल जो हमारे तीनों होते हैं उनमें कुछ भी असमानता आती है, तो शरीर में जो विकार उत्पन्न होता है उसी को विकार बोलते हैं। और विज्ञान क्या है? लक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होता है, यानी कि सिम्टम देख के जो हमको ये पता चलेगा कि कौन सा डिजीज हो रहा है कौन सा नहीं, उसी को विज्ञान बोलते हैं। अब इसको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पैथोलॉजी, मॉडर्न कोरिलेशन से इसको पैथोलॉजी बोलते हैं। पैथो और लॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। इसका डिफिनेशन क्या बताया गया है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए बॉडी इन डिजीज। मतलब जब डिजीज होगा उसमें जो साइंटिफिक चेंजेस होंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन में बॉडी के, उसी को हम लोग उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है निदान पंचक। निदान पंचक को एक श्लोक में बताया गया है कि निदानम पूर्व रूपाणि रूपाणि उपस्थिता संप्राप्ति सचेत विज्ञानम रोगाणाम पंचदा स्मृतम। ये 5 होते हैं। व्याधि का विशिष्ट ज्ञान होता है निदान, पूर्व रूप, उपचय और संप्राप्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लेने से ही तुमको समझ आएगा। ये याद कर लोगे तो एग्जाम में मान के चलो 5 नंबर 10 नंबर में आसानी से, ये 5 नंबर में तो मिनिमम आता ही है, ये मान के चलो 5 नंबर का ही सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में भी पूछा जाता है। अब इसको हम एक एक करके देखेंगे। निदान क्या है? निदान जो होता है ये निदान, इसके पर्याय बताया गया है। सबसे पहले निदान का पर्याय देखेंगे। निदान के पर्याय के लिए एक श्लोक बताया गया है जो कि अपनी किताबों में देखा होगा। श्लोक को मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। श्लोक है कि निमित्त हेतु आयतन प्रत्यय उत्थान कारणम निदान माहु पर्याय प्राग रूपायन लक्ष्यते। यानी कि निदान यानी हेतु आयतन प्रत्यय उत्थान कारणम, इन ये सब निदान के पर्याय हैं। और निमित्त आदि शब्दों से यानी ये निमित्त, कारण, उत्थान, हेतु, आयतन, प्रत्यय, इन सभी शब्दों से जिस वस्तु का बोध होता है वही निदान कहलाता है। निदान को सिंपली भाषा में हम लोग कारण बोलते हैं या कॉज बोलते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ देखिए मैं श्लोक बताया गया है कि शेति कर्तव्यताक रोग उत्पादक हेतु निदानम, यानी कि पूर्वोक्त, यानी ये हमें ऊपर बताया गया कि निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान, कारण, ये सभी आदि शब्दों से जिस किसी एक पदार्थ का बोध होता है उसे निदान कहते हैं। यहाँ भी वही कहने का मतलब है कारण। सीधे सीधे आप नॉर्मल भाषा में समझे तुम कारण। लॉजिक क्या है इसमें? यह लक्षण ठीक है जिसका अर्थ है कर्तव्य की अनेकताओं से युक्त, अर्थात दोष, प्रकोप आदि उनके कार्य को करते हुए जो रोग को उत्पन्न करता है वही निदान है। इसके भेद कितने होते हैं? निदान के बेसिकली मेन टाइप से देखा जाए तो 4 टाइप के होते हैं: सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी और प्रधानिक। और कई सारे होते हैं। बेसिक कॉज क्या होते हैं इसके? असात्मी इंद्रिय, संयोग, प्रत्यावरात, परिणाम, ये सब चीज़ें बताई गई है। उसके बाद इसके और भी भेद होते हैं। टोटल कई तरह के भेद होते हैं। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरह से माना है। और अन्य वेद में क्या बताया गया है? दोष हेतु, व्याध हेतु, उभय हेतु, ओरिजिन के बाह्य हेतु और अभ्यंतर हेतु, यानी इंटरनली और एक्सटर्नली, ये दोनों चीज़ें बताया गया। और इसमें एक छोटी सी पॉइंट ये है कि जो उरुस्तम व्याधि होती है वो एक ऐसी व्याधि होती है जो पंचकर्म में नहीं कराया जाता। ये कभी न कभी आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा। ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी कौन सी व्याधि है जो पंचकर्म में नहीं कराया जाता। तुमको ये ध्यान रखना है कि उरुस्तम ऐसी व्याधि है जो पंचकर्म जिसमें नहीं कराया जाता है। उसके बाद आता है पूर्व रूप। पूर्व रूप क्या होता है? देखो इसमें क्या लिखा गया कि दोष विशेष के भाव के बिना ही केवल उत्पन्न मान रोग जिन लक्षणों से जाना जाए वह पूर्व रूप कहलाता है।
सीधे सीधे अगर बोला जाए तो जो व्याधि होती है, व्याधि के पहले जो रूप आता है उसी को पूर्व रूप कहते हैं। जो सिम्टम आने के पहले जो जिसे हमको ये पता चलता है कि हाँ ये मुझे होने वाला है, उसी को पूर्व कहते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है कि अल्पता के कारण यानी कम होने के कारण विशिष्ट व्याधि के विशिष्ट रूपों के व्यक्त होने को कहते हैं पूर्व रूप। यानी ये कम मात्रा में रहेगा, इसलिए ये अपने रूप में नहीं आएगा, दिखेगा नहीं आपको, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको पता चलेगा कि हाँ ये पूर्व रूप। जैसे इसमें देखो सिम्टम क्या देखो, हिडन सिम्टम, सीधे सीधे बोल सकते हैं हिडन सिम्टम। दोष का एक्यूमुलेशन होगा तो अव्यक्त लक्षण आएंगे, व्यक्त नहीं होंगे, वो अव्यक्त लक्षण आएंगे। और जब व्यक्त हो जाएगा तो वही डिसीज हो जाएगा। जब व्यक्त लक्षण होते हैं उसी को रूप बोलते हैं। पूर्व रूप के भी प्रकार बताए गए हैं। बेसिकली इसके 2 प्रकार होते हैं, सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप। इन दोनों में अंतर क्या होता है, दोष दूष का जब संयोग होता है, सामान्य वाले में क्या हुआ कि दोष दूष का जब संयोग हुआ और इसमें दोष के अव्यक्त लक्षण आएंगे। विशिष्ट वाला जो पूर्व रहेगा उसमें दोष के कोई लक्षण नहीं आएंगे, सामान्य अव्यक्त लक्षण आएंगे, दिखेंगे नहीं आपको। इसमें क्या रहेगा कि ओनली डिजीज इज नो नॉट द दोष। इसमें जो आपको बीमारी हो रहेगी वो पता चलेगा, इसका दोष क्या है ये नहीं पता चलेगा। लेकिन विशिष्ट वाले में आपको स्पेसिफिक दोष भी पता चलेगा कि किसके वजह से ये बीमारी हुई है। सामान्य पूर्व में क्या होगा, केवल व्याधि मात्रा का बोध होता है, और विशिष्ट में क्या होता है, वातजन्य या पित्तजन्य दोष का होता है। इसमें सिर्फ व्याधि होगा और इसमें दोष का भी पता चल जाएगा। एग्जाम्पल में श्रम दिया है और इसमें एग्जाम्पल यानी वात ज्वर। उसके बाद समय और उदाहरण में देख सकते हैं कि रोगोत्पत्ति से कुछ घंटे दिन या मास पहले जो होता है उसमें क्या क्या पूर्व रूप होते हैं। इसे एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। आपको एग्जाम्पल बेसिकली समझने के लिए दिया गया है कि हरिद्रवण रुधिरम च मूत्रम बिना प्रमेहस्यति पूर्व रूप है। ये आचार्य चरक ने ये बताया है कि अगर आपके खून में या यूरिन में हल्दी जैसा कलर आता है बिना किसी सिम्टम के, अगर आपके यूरिन में या ब्लड में हल्दी जैसा कलर आता है तो ये पूर्व रूप है कि इसका प्रमेह का है। ये आपको रक्त पित्त और हरिद्रव्य में अलग डिफरेंस बताता है कि हाँ अगर आपके ब्लड में और यूरिन में टर्मरिक कलर का या फिर हरिद्रवर्ण का कलर आ रहा है यूरिन में या ब्लड में, तो बिना किसी सिम्टम के, तो ये प्रमेय का पूर्व रूप है। उसके बाद हम बात करेंगे रूप की। रूप क्या होता है, व्यक्त हुआ पूर्व रूप। जो मैंने आगे बताया ना कि पूर्व रूप जो होता है, जो लक्षण आने से पहले अव्यक्त अवस्था में जो रहती है वो पूर्व रूप होता है, लेकिन जो व्यक्त हो जाएगा वही पूर्व रूप कहलाया जाता है। ये व्याधि ज्ञापक होता है, इंडिकेटर ऑफ डिजीज। इससे पता चलता है कि कौन सा डिजीज हुआ है तुमको, ये सामने। इसके सिनोनिम क्या होते हैं, संस्थान, व्यंजन, लिंग जानते हो, लक्षण जानते हो, चिन्ह जानते हो, आकृति, ये सब इसके सिनोनिम है। अब आगे देखेंगे इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या हुआ है। रूप को भी 2 भागों में व्यक्त किया है, किसके, लक्षण और चिन्ह। ये बहुत चीज़ पूछा जाता है हमेशा, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा लक्षण और चिन्ह के बारे में कि रूप के 2 भागों को बताओ, कौन कौन से इसके भाग होते हैं। लक्षण यानी कि जो सिम्टम होता है, और चिन्ह यानी कि साइन। अब इसके बाद हम बात करेंगे उपसय की। उपसय क्या होती है। उपसय, देखो यार उपसय क्या है कि उपसय और अनुपसय हमेशा तुमको उपसय अनुपसय एक साथ मिलेंगे, उपसय और अनुपसय एक साथ ही मिलेंगे, लेकिन लोग उपसय तो पढ़ लेते हैं, अनुपसय नहीं पढ़ पाते हैं। अनुपसय क्या होता है समझ नहीं पाते हैं। तो मैं तुमको ये बताना चाहूँगा कि उपसय जो होता है ये औषध, अन्न और विहार, जैसे औषध अन्न विहार होता है ना, उसके उपयोग से जो हमको सुख मिलता है उसी को उपसय कहते हैं। कि मतलब अगर मैं औषधि का उपयोग कर रहा हूँ, अन्न का उपयोग कर रहा हूँ और विहार का उपयोग कर रहा हूँ जिससे मुझे सुख मिल रहा है, उसी को उपसय कहेंगे। इसको आचार्य माधवकर ने ये भी बोला कि चिरकाल तक जो सुख देता है उसको उपसय बोलते हैं। उसके बाद तुम ये देख सकते हो कि इसके इसका अदर नेम क्या बताया गया, अदर नेम इसको साथ में बोला गया है। आचार्य चक्रपाणी ने उपसय के 18 वेद बताए हैं। कौन कौन से, हेतु, व्याधि और विपयस, अगेन द कॉज और डिजीज। इसका लॉजिक है। 18 वेद किस तरह से बताया गया है मैं तुमको बता देता हूँ। बेसिकली इसके 3 टाइप होते हैं। कौन सा, हेतु उपसय, व्याधि उपसय और उभय उपसय, ये 3। अब ये तीनों होते हैं, इन तीनों को हेतु उपसय, व्याधि उपसय और उभय उपसय, इन तीनों को 3 से डिवाइड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अन्न से, औषध से और विहार से। तो तीनों का ये 3 हो जाएगा।
और इसके बाद आएगा हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी और उभय विपरीत अर्थकारी। ये 6 हो जाएंगे। 6 को जब तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 18 बनेगा। वही उपसय के भेद होते हैं। अब उसके बाद अनुपसय क्या होती है? अनुपसय क्या है कि ये अपोजिट टू उपसय, यानी कि जो उपसय रहता है उसके अपोजिट जो होता है वही अनुपसय होता है। दैट इंक्रीज द पेन, ट्रीटमेंट दैट इंक्रीज डिजीज और पेन, यानी कि सीधे सीधे अगर मैं बात करूँ तो जिन औषधि अन्न तथा विहार, उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि जिन औषधि अन्न और विहार से हमें सुख की प्राप्ति होती थी वो उपसय था, लेकिन इसमें जिस औषध अन्न तथा विहार के उपयोग करके दुख हो वह उपसय अनुपसय कहलाते हैं। और जिन औषधि अन्न के उपयोग करने से, औषध को अन्य विहार के उपयोग करने से हमारा जो रोग होता है उसमें वृद्धि हो, हमारे रोग में वृद्धि हो, वो अनुपसय होता है। और संप्राप्ति क्या है? संप्राप्ति है जो दोष जिन प्रकार निदानों से दूषित होकर शरीर में विसर्पण करते हैं वो हमारे संप्राप्ति कहलाते हैं। दोष जिस प्रकार निदानों से दूषित होकर शरीर में विसर्पण करते हैं वो, जैसे कि मैं तुमको बताऊँ, दोष जिस प्रकार निदानों से दूषित होकर जिस प्रकार ऊर्ध्व तथा अधः भगतियों द्वारा शरीर में विसर्पण करते हैं, धातु को दूषित करेंगे तथा रोग को उत्पन्न करेंगे, उसे ही संप्राप्ति कहते हैं। इसके 2 पर्याय बताए गए हैं। कौन कौन सा? जाति और आगति, ये 2 पर्याय हैं। रोग की सम्यक प्राप्ति ही संप्राप्ति है। ये तुम जान लो कि रोग की जो सम्यक प्राप्ति होती है वही संप्राप्ति होती है। यानी कि कौन कौन किस रोग के सेवन से किस प्रकार प्रकोपित होता है, शरीर में विचरण करते हुए धातुओं एवं अवयवों को दूषित करता हुआ किस आश्रय में स्थान संश्रय द्वारा प्राप्ति करता है, ये सब संप्राप्ति कहलाता है। उसके बाद संप्राप्ति के प्रकार, संप्राप्ति के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गया है, ये विशिष्ट नहीं है। 2 ये होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य और विशिष्ट मेनली 2 प्रकार के संप्राप्ति होते हैं। सामान्य प्राप्ति को चरक ने 6 भागों में बताया कि सामान्य संप्राप्ति जो होती है वो 6 टाइप का होता है। कौन कौन सा? संख्या, विकल्प, काल, प्राधान्य, बल और विधि, ये 6 प्रकार के सामान्य संप्राप्ति के हैं। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि तुमको यहाँ पे निदान पंचक में 5 तरह की चीज़ें बताई गई हैं। कौन कौन सा होता है? सीधे सीधे देखोगे तो 5 तरह के आपको निदान पंचक बताए गए हैं। उसका नाम है निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसय और संप्राप्ति। 5 चीज़ है: निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसय, संप्राप्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका पर्याय हमेशा पूछा जाता है कि निमित्त हेतु आयतन प्रत्यय उत्थान कारणम। ये चीज़ें याद रखना कि निमित्त हेतु आयतन प्रत्यय उत्थान कारण है, ये हमेशा पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम यहाँ पहले स्लाइड में तुम देख सकते हो, ये निमित्त हेतु आयतन, ये देखो, निमित्त हेतु आयतन प्रत्यय उत्थान कारणम, ये चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं कि ये अलग अलग नियमों से पूछा जाता है कि निदान क्या होता है। तो कहीं आपको पूछेगा इसका कारण क्या है, इस डिजीज़ का उत्थान क्या है, डिजीज़ का प्रत्यय क्या है, डिजीज़ का हेतु क्या है, निदान क्या है, कारण क्या है, इस तरह से करके पूछा जा सकता है। तो ये आज का निदान पंचक की टॉपिक मुझे लगता है कि तुमको समझ आया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो।